हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमांशु कौशिक और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर। अब देखिए, पिछले काफी टाइम से स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट है और डाउट ये है कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है ये क्या है, कैसे इससे बेनिफिट्स होंगे, क्या इससे नुकसान हमें हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। उन चीजों को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में काफी डाउट्स हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो उसी पर बेस्ड है, यानी शिक्षा नीति क्या है उसे हम समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें चेंजेस किए गए हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं आपको कि ये जो अभी शिक्षा नीति है ये अभी कुछ भी आया नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ कंफर्म हो गया है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि पहले एक बिल आता है, उसके बाद जब वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और जब वो पास हो जाता है तब वो एक विधेयक बनता है, यानी कि तब वो एक्ट कहलाता है। अदरवाइज उससे पहले वो क्या कहलाता है? तो उससे पहले वो सिर्फ एक बिल है। जो सिर्फ केंद्र सरकार है उसने इस चीज को मान्यता दी है कि ये जो समिति ने उसको सौंपी थी रिपोर्ट, उसको उसने पास कर दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है, यानी कि क्यों शिक्षा नीति को हम इतना सुन रहे हैं, क्यों इसकी बातें हो रही हैं। तो उसका रीजन ये है कि जब 2014 में बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो फर्स्ट टाइम आई थी, तो उनके मैनिफेस्टो जो होता है, यानी कि जो घोषणा पत्र होता है, उसमें शिक्षा नीति को चेंजेस करने का, यानी शिक्षा नीति में चेंज करने का उसमें था। ठीक है, था। तो उन्होंने क्या किया, शुरुआत में ही जब वो आए तो उन्होंने 2015 में एक कमिटी बनाई, देखिए इसमें पॉइंट नंबर 4 जो लिखा हुआ है, यानी कि 2014 में एक कमिटी बनाई गई और जिसके अध्यक्षता कर रहे थे कौन? टीएसआर सुब्रमण्यम। तो टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई गई जो कि 5 सदस्यों की थी। और उसने क्या किया, उसने पूरे 1 साल सब में सर्वे किया और उसके बाद जो है एक रिपोर्ट सौंपी। लेकिन जो रिपोर्ट सौंपी गई वो सरकार को पसंद नहीं आई, या फिर जिस भी तरह से उसको माना नहीं गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद ये होता है कि 2017 में फिर से एक कमेटी गठित की जाती है और अब की बार जो कमेटी गठित की जाती है वो इसरो के चीफ रहे के कस्तूरी रंजन, जो कि इसरो के चीफ रहे हैं, उनको ये रिपोर्ट बनाने के लिए दी जाती है। यानी कि उनसे कहा जाता है कि आपकी अध्यक्षता में अब टीम वर्क करेगी और उसी के अकॉर्डिंग आप जो भी रिपोर्ट सौंपेंगे उसको हम चेक करेंगे। तो होता क्या है कि जब कस्तूरी रंजन जी ने रिपोर्ट सौंपी, तो अब रिपोर्ट कब सौंपी? तो रिपोर्ट सौंपी है 31 मई 2019 को उन्होंने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। यानी 31 मई 2019 को उन्होंने सरकार को रिपोर्ट सौंपी और 31 मई के बाद अब तक सरकार ने उसको एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद अभी रिसेंट डेज, यानी कि कौन सी तारीख को? 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। यानी कि उस रिपोर्ट को जो कि के कस्तूरी रंजन जी के द्वारा पेश की गई थी उसको मंजूरी दे दी गई। और ये बात, इसमें ये चीज समझने की और है कि इससे पहले कब शिक्षा नीति बनी थी? तो शिक्षा नीति इससे पहले 34 वर्ष पहले बनी थी, सन 1986 में। और 1986 में गवर्नमेंट किसकी थी? तो उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी। तो उससे पहले कब बनी है? तो यानी कि कुछ पॉइंट्स हम क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हाल ही में 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और मंजूरी दी गई है कितने साल के बाद? तो वो 34 साल के बाद ये काम हुआ है। यानी कि 2020 से पहले 1986 में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी एनपीई 1986 को अब जो है रिप्लेस कर दिया गया। किसके द्वारा? 2020 में। अब ये हुआ क्या? तो हुआ कब? तो बताया गया हमने कि इसरो के जो चीफ रहे हैं के कस्तूरी रंजन, उनके नेतृत्व में ये काम किया गया है। उनके नेतृत्व में एक पैनल बनाया गया, उसने मसौदा सौंपा। और कब सौंपा? तो वो सौंपा गया 31 मई 2019 को सरकार को सौंप दिया उन्होंने। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। तो यहां तक की तो बात हमें समझ में आ गई कि क्यों है ये मुद्दा चर्चा में। तो अब बात करते हैं प्रमुख बिंदुओं की, यानी कि क्या मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स की बात करते हैं कि कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनको की हमें समझना चाहिए। कौन से हैं वो की पॉइंट्स? तो देखिए सबसे पहला पॉइंट पे चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि जो हमारा MHRD था ना, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी उसका नाम बदल दिया जाएगा। और बदल दिया जाएगा यानी कि क्या नाम हो जाएगा उसका? तो अब उसका नाम हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से उसको जाना जाया करेगा। यानी कि MHRD का नाम अब बदल कर दिया जाएगा क्या? एजुकेशन मिनिस्ट्री। दूसरा क्या चेंज है? मुख्य बिंदु क्या है? तो दूसरा मुख्य बिंदु पढ़ के देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वाहिनीय शिक्षा,
और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यानी कि जब भी हम बात करें कि पहुंच, यानी कि शिक्षा की जो रीच है वो कितनी है, यानी कहां तक हम पहुंचा पा रहे हैं शिक्षा को, यानी गांव गांव में पहुंचनी चाहिए उस चीजों को। डेवलपमेंट हो, समानता आए, इक्वेलिटी आए, गुणवत्ता यानी कि उसका जो क्वालिटी है वो बेहतर हो, तो इन सब चीजों पे जोर दिया गया है। अब होता क्या है, उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट देखेंगे, तो थर्ड पॉइंट है साफ साफ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है यानी कि एनईपी जो है हमारा 2020 का, उससे पहले कितनी बार हो गया है, ऐसा सवाल आ सकता है कितनी बार चेंजेस हो चुके हैं। तो अभी तक देखिए टोटल तीसरी बार चेंज होने जा रहा है। पहला बनाया गया था 1968 में, उसके बाद 1986 में, और उसके बाद अब चेंज हुआ है थर्ड टाइम विच इज इन 2020 यानी 2020 में। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से की बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि पहले ये जो निवेश था ना, ये 6% नहीं था, ये 4.5% के लगभग था, ये निवेश किया जाता था शिक्षा में, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है। और बढ़ा के कितना कर दिया गया, तो पूरा 6% कर दिया गया है। इतना सब कुछ करने की मांग है अभी। अच्छा, ऐसा अभी नहीं है कि सब कुछ कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म होगा उसके बाद हम एक और वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे, सब चीज समझा देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको सुनने को मिल रही होगी लेकिन पता नहीं चल रहा होगा कि क्या है ये, यानी कि हो क्या रहा है। यानी अभी तक हम जानते थे कि हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो 10+2 पे चलते थे, यानी कि हमारा हाई स्कूल में बोर्ड होता था और उसके बाद हमारा 12th में बोर्ड होता था, लेकिन अब उस मॉडल को खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह नया मॉडल आ जाएगा। क्या आएगा, 5334। अब ये 5334 है क्या, तो 5334 क्या है, तो जरा ध्यान दें। 5 का मतलब है 5 क्लासेस स्टार्टिंग की, उसके बाद 3 का मतलब है 3 क्लासेस, फिर 3 का मतलब है 3 क्लासेस, और लास्ट में 4 का मतलब है 4 क्लासेस। यानी कि 5 में क्लासेस जो आ जाएंगी वो कौन कौन सी आ जाएंगी, तो पीएनसी, एनसी, केजी, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि पहले तो प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी यानी कि किंडरगार्टन, और उसके बाद अलावा आपके फर्स्ट और सेकंड ये आ जाएंगे आपके 5 में, शुरू का जो 5 है। और उसमें होगा क्या, तो होगा ये कि उसमें फाउंडेशन स्टेज कहा गया है उसको। फाउंडेशन स्टेज मतलब कि बच्चे की नींव रखी जाएगी एक तरह से, और नींव को रखना इस तरह से नहीं चाह रहे जैसे बच्चा जो है, आप देखते थे कि भाई मतलब इतना बच्चे का वेट नहीं है जितना कि जो है बैग का वेट हो जाया करता था। उन सब चीजों को हटाने की सोची जा रही है, और उन सब चीजों को हटा करके किया क्या जाना चाह रहा है, तो करना ये चाह रहे हैं कि अब स्टडी जो होगी वो गेम्स के माध्यम से होगी। कब तक, तो 2nd क्लास तक। जैसे आपने देखा भी होगा ना कि बहुत से ऐसे स्कूल्स खुले हुए हैं जो प्ले स्कूल्स हैं, तो प्ले स्कूल्स का मतलब भी यही होता है कि बच्चे को खेल खेल में चीजों को सिखाया जाए। तो वही चीज ये चाह रहे हैं कि सारे में ही ये सिस्टम लागू कर दिया जाए कि पीएनसी और एनसी और केजी और फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को स्टडी कराई जाए, लेकिन खेल खेल में कराई जाए। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद 3rd, 4th और 5th जो है उसमें क्या होगा, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ्स के बेसिक्स पर, साइंस के बेसिक्स पर, और ह्यूमैनिटीज यानी कि मानवता के बेसिक को समझाया जाएगा, बच्चे को सिखाया जाएगा। अच्छा, इसमें ये और बात है कि इस पोर्शन में आप पर कोई बाध्यता नहीं होगी कि आप हिंदी में ही पढ़ें या इंग्लिश में ही पढ़ें, बल्कि इंग्लिश को कोई ऐसा कंपलसरी सब्जेक्ट अब नहीं रखा जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश में ही आप पढ़ेंगे, सब्जेक्ट तो होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश में ही आपको चीजों को पढ़ना है। आप चाहें तो इंग्लिश में पढ़ें, चाहें तो हिंदी में पढ़ें, उसके अलावा आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी उनको पढ़ सकते हैं क्लास 5th तक। ठीक है, तो यहां तक की बात हुई। अब देखिए 6th, 7th, 8th ये क्या होगा, अब 6th से ही बच्चे को डेवलप करना शुरू कर दिया जाएगा। कैसे, तो उसमें डेवलपमेंट ये होगा कि स्किल डेवलपमेंट होगा, बच्चे में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। कैसे, तो कंप्यूटर की कोडिंग बच्चे को सिखाई जाएगी, उसके अलावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। जैसे कोडिंग का नाम तो बच्चा आज के समय में भी अगर हम बात करें तो 12th तक भी स्टूडेंट नहीं जानता, ठीक है, लेकिन वो अब सिखाया जाएगा। जो प्रोसेस चाइना में पहले से ही है, चाइना में ये चीज काफी टाइम से है कि बच्चे को 6th क्लास से वो लोग सिखाते हैं कंप्यूटर कोडिंग वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, तो वो हम ऐड करने जा रहे हैं। यानी कि कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, जो कि नए युग की बातें हैं। उसके अलावा 9th, 10th, 11th, 12th, फिर चलते हैं 4 नंबर पर, 9th, 10th, 11th, 12th, इसमें क्या होगा, तो अब इनमें क्या होगा, एनालिटिकल अप्रोच एंड गोल डेवलपमेंट होगा। एनालिटिकल अप्रोच क्या मतलब बच्चे पर डिपेंड करेगा
कि वो क्या चाहता है। ऐसा नहीं होगा, उस पर थोप नहीं दिया जाएगा कि भाई साइंस साइड है, कॉमर्स है, यही चीजें हैं, इनमें तुम करना चाहो तो करो, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, बच्चे पर डिपेंड करेगा और गोल डेवलप किया जाएगा बच्चे का और उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा कि कैसे आगे कोई स्टूडेंट को करना है। और वो सब चीजें डिपेंड करेंगी किस पर, तो साफ साफ लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है उस पर वर्क करके ये सब काम किया जाएगा। ठीक है, और ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी, टीचर की। अब देखिए अगली बात करते हैं, तो आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे और प्रमुख बिंदु क्या है। तो अब यहां तक की बात हमने की, यानी कि हम 12th तक आ गए, 12th तक आ गए, उसके बाद क्या होगा, तो 12th के बाद क्या, तो देखिए 12th के बाद बड़ा अच्छा समझने की बात है यहां पर कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जा रहा है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, अब ये क्या है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, यदि आप 1 वर्ष पूर्ण करते हो तो सर्टिफिकेट, यदि आप 2 वर्ष पूर्ण करते हो तो डिप्लोमा, यदि आप 3 या 4 वर्ष पूर्ण करते हो तो डिग्री। अब ये क्या चीजें हैं, तो देखिए ये होता क्या था पहले कि मान लिया कि एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ बीटेक में और उसने बीटेक करना शुरू किया, लेकिन मे बी पॉसिबल ऐसा होता था, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता था कि विद इन 1 ईयर उन्हें समझ में आ जाता था कि भाई ये हमारे लेवल से ऊपर की चीज है, या फिर किसी भी तरह से कोई और भी रीजन हो सकता है, उसकी वजह से वो 1 साल के बाद बीटेक उसने मान लिया छोड़ दिया। अब क्या होता था, तो जब उसने बीटेक छोड़ दिया तो वहां तक की जो पढ़ाई थी उसकी वो व्यर्थ हो गई, यानी कि उसका जो साल था वो बर्बाद हो जाया करता था अब तक। लेकिन अब जो शिक्षा नीति नई आ रही है उसमें क्या आ रहा है, तो उसमें ये क्या करना चाह रहे हैं कि अब 1 वर्ष पूर्ण जब आपका हो जाएगा तो आपका वो खराब नहीं होगा, बल्कि उसमें जब आप छोड़ते हैं तो आपको 1 वर्ष का ही सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वैसे ही अगर आप यही काम 2 वर्ष में करते हैं तो उसको आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, और अगर यही काम आप 3 वर्ष में करते हैं, तो मान लिया कि कोई डिग्री 3 वर्ष की है तो 3 वर्ष में किया तो 3 वर्ष की डिग्री मिल जाएगी, और 4 वर्ष में किया तो 4 वर्ष की डिग्री मिल जाएगी। अच्छा, ऊपर फिर से इसी पॉइंट में देखते हैं कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के साथ साथ लिखा हुआ है क्या, विद क्रेडिट ट्रांसफर। तो ये क्रेडिट ट्रांसफर क्या है, तो एक्चुअल में ये जो 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, वैसे तो इसकी कुछ खास वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि आपका एक बैंक बैलेंस बनने लगेगा। बैंक बैलेंस कैसे, कि जैसे 12th के बाद आपने 1 साल का कोर्स किया तो सर्टिफिकेट में आपको एक तरह के क्रेडिट ऐड कर दिया जाएगा। क्रेडिट ऐड कर दिया जाएगा इन द सेंस क्या होगा कि आपको जैसे कि कुछ पॉइंट्स मिल गए कि भाई इतने पॉइंट्स आपको दे दिए जाते हैं, उसके बेसिस पे क्या होगा, फिर वो क्रेडिट ऐड होता रहेगा। जब जब आप आगे कुछ भी कोर्स करेंगे तो वो क्रेडिट ऐड होते रहेंगे, और उसी के बेसिस पर जब आप जॉब लेने के लिए जाएंगे तो आपको जो जॉब मिलेगी वो उस क्रेडिट के बेस पर दे दी जाएगी कि आपका इतना क्रेडिट है, आपने इतना कुछ किया है, इतना कुछ आपने अचीव किया है। इसके अलावा आगे चलते हैं, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे फिर तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यता को दूर करने, ये बात हमने अभी भी आपको बताई कि इंग्लिश जो है वो कुछ खास कंपलसरी नहीं रह गया है, सिर्फ ये चीज है कि बाध्यता को दूर कर दिया जाएगा, यानी तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यताओं को दूर करने। दिव्यांग छात्र जानते हैं जो कि डिसेबल्ड होते हैं किसी भी चीज के लिए, तो दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम आदि बनाने के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी के प्रयोग को हम बढ़ावा देने की कोशिश करी जाएगी। उसके अलावा इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, यानी कि ऐसा नहीं है कि चीजों में मान लिया कि आपको पहले क्या हुआ करता था कि जो सर्टिफिकेट आपका बना करता था वो सिर्फ बना करता था ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एग्जाम, यानी कि जो आप लिखित परीक्षा दे के आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट आपको मिलता था। लेकिन अब ये चीज नहीं रहेगी, अब होगा क्या कि आपकी रचनात्मक सोच उसमें डेवलपमेंट किया जाएगा, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने में बल दिया जाएगा, यानी कि आपको डेवलपमेंट हर तरह से होगा, यानी कि आपका मल्टी लेवल डेवलपमेंट होगा हर तरह से, आपका मतलब स्टूडेंट्स का। ठीक है, मल्टी लेवल डेवलपमेंट, जैसे कि अभी आप देखें कि तार्किक यानी कि रीजनिंग जो है वो बच्चा कब सीखता था, तो जब कंपटीशन की तैयारी के लिए जाता था तब बच्चा रीजनिंग के बारे में सुनता था फर्स्ट टाइम। लेकिन अब क्या होगा, ये चीजें बचपन से ही चीजों को सिखाया जाएगा। अब देखिए अगला, देखिए और अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कक्षा 6 से ही, ये बात मैंने अभी आपको बताई कि 6 से ही क्या होगा, कोडिंग सिखाई जाएगी ना, तो वही उस कोडिंग को ऐसे ही नहीं सिखाया जाएगा, यानी कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा यानी कि अब बचपन से ही बच्चे को सिखाया जाएगा कि कैसे अर्निंग भी हो सकती है, कमाया कैसे जा सकता है, जो कि हमारे यहां सिखाया ही नहीं जाता था। ठीक है, तो व्यवसायिक शिक्षा को शामिल कर
दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, और इसमें ध्यान से पढ़िएगा इसको, और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी, यानी कि 6th क्लास से ही बच्चे को प्रोजेक्ट्स दिए जाया करेंगे कि आप इनको करेंगे तो आपको एक इंटर्नशिप दी जाया करेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी जो है हमारा, एनसीईआरटी, ये सब काम जो है ना, ये सब काम कौन गवर्न करेगा, ये सब काम गवर्न करेगा एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी, यानी कि जो भी ये सब सिलेबस तैयार करेगा वो कौन करेगा, तो वो करेगा एनसीईआरटी। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो शिक्षा पद्धति जो है हमारी 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति को बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन, यानी कि ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ऐसी होगी, आकलन भी जो है वो भी ऐसा ही होगा। जैसे हमने बताया कि मार्कशीट जो है उस पे सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के तौर पे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, और भी चीजों को देखा जाएगा, प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। उसके बाद छात्रों को समय विकास के लक्ष्य, अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि छात्रों के समय विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि कक्षा 10 और 9, 10, 11, 12 जो है उसमें ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वैसा ही एग्जाम हो सकता है कि सेमेस्टर एग्जाम हो, और ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे ज्यादा पूछे जाएं, जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। आगे चलते हैं तो प्रमुख बिंदु आगे देखेंगे। तो छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख, यानी कि एक चीज आ गई है, नया नाम आया परख। परख एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर एक स्थापना की जाएगी, और उसको उसी से यानी कि जो आपका चेकिंग का काम होगा वो वही किया करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा क्या किया गया है, नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब एमफिल नहीं होगा, एमफिल कार्यक्रम खत्म कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे चिकित्सा और कानून, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा जरा कि चिकित्सा एवं कानून यानी कि कानून का और चिकित्सा का, यानी कि जो मेडिकल फील्ड है हमारी और जो लीगल फील्ड है उसकी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। यानी होगा क्या, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं यानी कि मेडिकल यूनिवर्सिटी को छोड़कर और लो यूनिवर्सिटीज को छोड़कर, उसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सबको सिंगल कर दिया जाएगा, यानी कि यूजीसी, एआईसीटीई ये सब जो हैं इनको एकल कर दिया जाएगा, यानी कि सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इन सभी को गवर्न करेगी। किन किन को छोड़कर, बस लीगल जितनी भी होंगी यानी कानून वाली जितनी भी होंगी, और उसके अलावा चिकित्सा वाली जितनी भी होंगी उन सभी को छोड़ करके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, देश के आईआईएम और आईआईटी, आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इन दोनों के समकक्ष यानी कि इक्वल, इनके बराबर के बहु विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी, स्थापना की जाएगी उनकी, किसके इक्वल, आईआईटी और आईआईएम के बराबर की यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जाएगी बाकी के कोर्सेज के लिए। आईआईटी जो हुआ करता है वो हुआ करता है किसके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और मैनेजमेंट के लिए आईआईएम हुआ करता है, उसके अलावा आर्ट्स वगैरह के लिए और स्कूल्स ऐसे या यूनिवर्सिटीज ऐसी खोली जाएंगी। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधार और क्या। अब देखिएगा ये मेन पॉइंट उन बच्चों के लिए जो टेट कर रहे हैं, यूपी टेट कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनके लिए ये मेन पॉइंट्स हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो शिक्षण प्रणाली से तो क्या होगा, शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन और समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति, यानी कि क्या होगा, इंक्रीमेंट जो होगा वो कैसे होगा, यानी कि बिल्कुल ही पारदर्शी होगा, प्रक्रिया ऐसी होगी जो कि पारदर्शी हो और समय समय पर उनका इंक्रीमेंट किया जाएगा। लेकिन कब, जब उनका कार्य देखा जाएगा कि कैसा उनका वर्क प्रोफाइल है, कैसा उन्होंने काम किया है, उस हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से उनका इंक्रीमेंट किया जाएगा। अच्छा, ये भी चीजें हैं, सुनने में आया है कि जब जब इंक्रीमेंट किया जाएगा तभी तब ट्रांसफर का प्रोसेस है, उसके अलावा ट्रांसफर्स नहीं हुआ करेंगे, ऐसा सुनने में है। लेकिन अभी पहले ही मैं इसी निश्चित कर देता हूं, ये कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक पार्लियामेंट में ये बिल लेकर के नहीं जाया गया है, तो अभी तक पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है, यानी कि अभी ये एक्ट नहीं बनाया, अभी सिर्फ ये सरकार ने पास किया है जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी। आगे चलते हैं,
आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2020 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फॉर टीचर, यानी कि टीचर्स के लिए एक नेशनल स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा और उसका विकास किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्या है कि अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलम, एक मतलब एक NCFTE एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2021 से उसका विकास किया जाएगा, जो कि शिक्षकों के लिए सुधार के लिए बनाई जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री, जरा ध्यान दें, अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा, यानी अब 2030 तक 2030 तक। अच्छा, ये 4 वर्षीय एकीकृत बीएड क्या है, तो देखिए बीएड का जो प्रोसेस है वो चेंज होने जा रहा है। वो ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं कि 12वीं के बाद यानी कि 12th के बाद 4 साल का बीएड होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो उसके बाद 2 साल का बीएड होगा, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं, और ये 2030। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज थे कि ऐसा तो नहीं होगा कि हमने तो डीएलएड किया हुआ है, हमने बीटीसी किया हुआ है तो ये सब निरस्त हो जाएगा क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब निरस्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचिए, सरकार तो ये मतलब ये जो रिपोर्ट आई है उसमें तो ये तक है कि क्रेडिट तक आपका जोड़ा जाएगा, तो ये कुछ खत्म नहीं होने वाला है, और अभी ये सब चीजें कंफर्म नहीं है। तो जब कंफर्म बिल का एक्ट बन जाएगा और एक्ट बन के जब हमारे सामने आ जाएगा तब हम एक वीडियो फिर से बनाएंगे इसके लिए और फिर से आपको सब चीज डिटेल में समझा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक ऐसा नहीं है कि डीएलएड वाले कुछ बेकार, या कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि कॉमन एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए जो एग्जाम होगा वो कॉमन कर दिया जाएगा। उसके अलावा यानी डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा ना, इस पैंडेमिक में ये जो हमारे साथ प्रॉब्लम आई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिक्षा के क्षेत्र में आई है। अभी तक कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुला ही नहीं है, ठीक है, तो उसी पर प्रॉब्लम जो आई है उसको सॉल्व करने के लिए ये चीज की जाएगी कि ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। उसके अलावा एथिक्स पर काम किया जाएगा। एथिक्स पर काम किया जाएगा मानी कि जो नैतिक शिक्षा होती है उसको बचपन से ही ऐड किया जाएगा बच्चों के सिलेबस में, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जो भी चीजें हैं उनमें कोई भी ऐसी टेंशन की बात नहीं है, और जब भी ये एक्ट बन करके आ जाएगा, तो जब एक्ट बन करके आ जाएगा एक वीडियो हम फिर से बनाएंगे, इसको सबको समझाएंगे। बाकी अभी ऐसा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हमने ये बात आपको समझा दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत मेहनत की गई है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, औरों तक पहुंचाएं ताकि और लोगों को भी सही जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।